नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत न्यूक्लियर समृद्ध देश कैसे बना। लाख अड़ंगों के बावजूद, अमेरिका, वेस्ट कंट्रीज के दबाव के बावजूद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किया और इस जगह जहां आज भारत खड़ा है इसको उसने हासिल कैसे किया। तो आजादी के बाद 1950 में होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें परमाणु जनक कहा जाता है भारत का, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से बातचीत की कि हमें 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। अब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की जब भी हम बात करेंगे या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की हम इस वीडियो में जब भी बात करें, इसका अर्थ आप एटम बम से मत निकालिएगा। हमारे यहाँ जो लाइट आता है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जो एक्सप्लोजन होते हैं माइनिंग में आप देखते हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, कई सारी चीजें जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एटम बम, इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जब भाभा ने कहा कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ अग्रसर होना है, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम बम की ओर अग्रसर नहीं होंगे। आप इसको भी एक रेखांकित कर दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नेहरू शुरुआत में कभी भी एटॉमिक बम बनाने के पक्षधर नहीं रहे। 1955 में भारत ने पहला, एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसका नाम था अप्सरा। सोचिए कितना भारत तेज था, पूरे एशिया में सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है। इसके बाद क्या होता है, 1957 में प्रधानमंत्री नेहरू का एक बयान भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम बम बनाने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। संसद में यह बयान है प्रधानमंत्री नेहरू का। लेकिन 1958 में कनाडा की मदद से भारत एक न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा होता है जिसमें एक रिएक्टर रहता है जिसका नाम साइरस रहता है, और उससे भारत प्लैटोनियम निकालने की कोशिश कर रहा है। अब प्लैटोनियम क्या है? प्लैटोनियम का इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है। तो यहां जितने भी इतिहासकार रहे हैं या फिर पहले के जर्नलिस्ट रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नेहरू के डुअल इंटेंट की बात करते हैं, दोहरा रवैया जिसको आप कह सकते हैं कि एक और तो आप संसद में ये कह रहे हैं कि आप बम नहीं बनाएंगे, लेकिन आप कनाडा के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें से प्लैटोनियम निकाला जाएगा जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए होता है। लेकिन फिर भी जो नेहरू थे वो एटॉमिक बम बनाने के पक्षधर इसलिए भी नहीं थे आगे जो हुआ, क्योंकि 1962 में जब चीन का हमला होता है भारत पे, तो नेहरू पीसफुल एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा से। होमी जहांगीर भाभा से उनकी बातचीत का एक रेफरेंस भी मिलता है जिसमें नेहरू ये कहते हुए मिलते हैं कि हमें जल्द ही पीसफुल एटॉमिक एक्सप्लोजन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। पीसफुल एटॉमिक एक्सप्लोजन क्या होता है, अब उसको समझ लीजिए। पीसफुल एक्सप्लोजन यानी कि ऐसा एक्सप्लोजन जिसमें बम का इस्तेमाल नहीं हो, एटॉमिक बम का इस्तेमाल नहीं हो। हम ऐसा एक्सप्लोजन करें जिसमें हम माइनिंग को हटा सकें, या फिर अगर हमें जमीन एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है तो उसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। इसी दौरान प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका भी हमें इंटेंट एटॉमिक बम बनाने की तरफ दिखाई नहीं देता है। एटॉमिक बम बनाने की तरफ इसलिए भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा था भारत को कि आप एटॉमिक बम बनाने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज भी थे, और वो कंट्रीज भी थे जिनके पास उस वक्त न्यूक्लियर बम थे, जिन्हें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स भी कहते हैं। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री चीन के हमले के बाद भी एटॉमिक बम बनाने की तरफ नहीं देख रहे थे। उनका क्या ध्यान था कि हम एटॉमिक बम का ही एक ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, और इसीलिए 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं यूके। वो किस लिए जाते हैं? कि हम कोई ऑल्टरनेटिव निकाल सकें। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, उनका इंटेंट एटॉमिक बम पर बिल्कुल ही अलग होता है। ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री होती हैं जो ये कहती हैं कि हम, हो सकता है कि भविष्य में एटॉमिक बम बना लें। इसका सबूत हमें क्या मिलता है? इसका सबूत हमें मिलता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? तो 1965 से ये ट्रीटी बनना शुरू हुआ और 1968 में आके सारे देशों को इस पे साइन करना था। अब ये ट्रीटी क्या था? ये ट्रीटी ये कहता था कि अभी जितने भी एटॉमिक हथियार बन गए वो बन गए, आगे आने वाले वक्त में कोई भी देश एटॉमिक वेपन नहीं बनाएगा। इसमें आपकी सहमति चाहिए। अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना है तो उसको पॉजिटिव काम के लिए कीजिए, उसको आप जाके उससे माइनिंग कीजिए,
पहाड़ तोड़िए लेकिन उससे बम मत बनाइए। तो भारत ने कहा कि हम इस पर साइन नहीं कर सकते। भारत ने साइन करने से कर दिया मना, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में हमारा दुश्मन एटॉमिक बम बना ले भाई, तो हम हाथ पे हाथ धर के ताली थोड़ी बजाएंगे, हमें भी तो बम चाहिए होगा ना, हम भी बनाएंगे। अगर हम आज इस ट्रीटी पे साइन कर देते हैं तो हम तो बिल्कुल ही रुक दिए जाएंगे, हमारे ऊपर एक बैरियर लगा दिया जाएगा कि आप इससे आगे जा ही नहीं सकते हैं। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि हम इस पे साइन नहीं कर रहे हैं। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 साल बाद 1974 में पोखरण में भारत पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वही है जो हमने पहले बताया, जो कि नेहरू भाभा से कह रहे थे कि हमें पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की ओर जाना चाहिए, यानी कि ऐसा एक्सप्लोजन न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से जिससे हम माइनिंग को कर सकें, जिससे हम जमीन को एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकें, ऊंची ऊंची चट्टानों को हम उस एनर्जी से तोड़ सकें, बम नहीं बना सकें। तो 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जिसको आप कह सकते हैं, ज्यादा सरल भाषा ये रहेगी, जिसमें बम का कोई जिक्र नहीं है, केवल एक्सप्लोजन का जिक्र है जिसमें हम माइनिंग को कर सकते हैं। अमेरिका को उसका स्वागत करना चाहिए था, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यही कहता था कि आप जो है पॉजिटिव चीजों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें, बम बनाने के लिए नहीं। भारत ने वही किया, लेकिन यहां पे अमेरिका की दोहरी मानसिकता आपको दिखती है, हिपोक्रेसी। अमेरिका क्या कहता है कि भारत ने कर रही है न्यूक्लियर टेस्ट, इस पे लगाओ सैंक्शन। जितने भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स थे, जिसको एनएसजी कहते हैं, वो एक साथ आए और भारत पर एक के बाद एक सैंक्शन लगाते चले गए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने क्या किया कि जितने भी मटेरियल्स भारत को मिल रहे थे, टेक्नोलॉजी जितनी भी मिल रही थी जिसकी मदद से भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था, वो अचानक से बंद हो गया। अमेरिका के कहने पर जो एक देश जिसने पहले ही नागासाकी हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया है, न्यूक्लियर बम गिरा दिया है, वो क्या कह रहा है, भारत को आके नसीहत दे रहा है तुम एटम बम नहीं बना सकते। चले नहीं बनाया एटम बम शुरुआत में, हमने केवल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तुम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। अरे केवल आपने ये ठेका ले रखा है क्या कि आप न्यूक्लियर ताकत होंगे, हमारे पास ये कुव्वत नहीं है क्या? चलिए मान लिया प्रधानमंत्री नेहरू ने कह दिया कि अगर हमारे पास कुव्वत भी होगा तो हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में परिस्थिति बदलती है, लोगों अलग प्रधानमंत्री आते हैं, वो बदलते हैं, उनका इंटेंट अलग होता है। आपने वो माना नहीं, अब भारत पर एक के बाद एक सैंक्शन लगने शुरू हो गए। इसी सैंक्शन के कारण भारत 20 से 25 साल पीछे हो गया। 1981 में भी हमें एक ऐसा रेफरेंस मिलता है जिसमें यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो ऑर्डर है वो वापस ले लिया गया। कारण था वही कि हम विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, इसलिए 24 घंटे के अंदर वो जो ऑर्डर था वो वापस ले लिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका कोई भी इंटेंट हमें एटॉमिक बम बनाने की तरफ नहीं दिखता, एक प्रयास भी नहीं दिखता है, क्योंकि एक जो बोझ था भारत पे उसको ही वो ढोते हुए आ रहे थे कि अमेरिका ने हम पे बैन लगा दिया है, हम अपना कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं किया भारत ने, उन्होंने केवल कहा कि लैब में अगर आपको जो भी प्रयोग करना है न्यूक्लियर एनर्जी का, सॉफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी का, जिससे हम बम नहीं बना सके, जिससे किसी को हानि नहीं हो सके, आप उसकी ओर ही अग्रसर होइए। हमारा कोई इंटेंट नहीं है कि हम एटॉमिक बम बनाएं। तो उन्होंने उसके प्रोग्राम के लिए स्वीकृति दे दी थी। उसी दौरान 80s में क्या होता है, पाकिस्तान में हलचल होती है कि पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। किसकी मदद से? चीन की मदद से। अब जब ये भारत को पता चलता है बात, तो भारत अभी भी पशुपेश में है, जस तस में, कि करें या ना करें, करें या ना करें। तो 1989 में जाकर राजीव गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी हलचल तेज कर दी है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, तो आप एक काम करें, भारत टेस्ट के बिना ही एटॉमिक हथियार बनाने का प्रयास करें। यह राजीव गांधी का फरमान आता है। ठीक है, उस पर लोग लग जाते हैं। कुछ दिन बाद राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर नरसिम्हा राव गद्दी पर बैठते हैं कांग्रेस की तरफ से। वो इंटेंट दिखाते हैं कि हम जो है एक एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट तो करेंगे। लेकिन फिर अमेरिका को यह बात कान में पता चल जाती है कि भारत ऐसा कुछ करने आ रहा है। फिर अमेरिका आके धमक जाता है।
आप इस पूरी कहानी में अमेरिका की हिपोक्रेसी देख सकते हैं, पूरी कहानी में। कहता है कि देखिए, अगर आप फिर से एटॉमिक टेस्ट करने का सोच रहे हैं तो खबरदार, हम आप पे लगाने लगेंगे सैंक्शन। 1974 में तो लगाए ही थे, अब 1990 के बाद भी लगाने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है तो समझ जाइए। नरसिम्हा राव को इतना दबाव आ गया कि झुकना पड़ा, क्योंकि अगर और ज्यादा सैंक्शन लग जाता, भारत की तो आर्थिक स्थिति डमाडोल थी। तब उदारीकरण जब नहीं हुआ था भारत का, स्थिति तो खराब ही थी ना। उदारीकरण के बाद फिर स्थिति अच्छी होती है भारत की इकॉनमी। तो वहां से फिर यू टर्न ले लेते हैं नरसिम्हा राव। वक्त बीतता जाता है, वक्त बीतता जाता है, पाकिस्तान बिल्कुल इस फिराक में रहता है कि हम तो अब करेंगे, हम करेंगे। इसी बीच सरकार बदल जाती है और बीजेपी की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब उनका इंटेंट बिल्कुल अलग, कि पाकिस्तान हमसे आंख में आंख मिलाकर बात करे, उसके पास एटॉमिक बम हो, तो हम क्या पीछे रहेंगे? हमें भी एटॉमिक बम चाहिए, बनाओ। अमेरिका से छुप कर ही बनाओ, लेकिन बनाओ, टेस्ट करो, अमेरिका से छुप कर ही करो, लेकिन करो। जब टेस्ट हो जाएगा तब देखेंगे कि आगे क्या करना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया, टेस्ट पर काम शुरू हो गया। 1998 में पोखरण 2 होता है। 1-2 टेस्ट नहीं होते हैं, 5 एटॉमिक टेस्ट होते हैं, अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट। पूरी दुनिया हिल जाती है कि भाई भारत पर सैंक्शन लगा हुआ है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की तरफ से, अमेरिका का उसमें सबसे बड़ा रोल है, और भारत इसके बावजूद टेस्ट कर ले रहा है। कैसे? अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कर क्या रहा है? करने कैसे दे रहा है? इजाजत कैसे दे रहा है? और लेकिन भारत ने कर दिया। जब भारत ने कर दिया तब अमेरिका को बोला कि ठीक है, अब तुम सामने आओ और अब हमसे बात करो, हमसे बात करो अब कि क्या करना है। अब तो हमने टेस्ट कर दिया, अब कौन से सैंक्शन लगाओगे? अब एक बात ध्यान रखिए मित्रों, कि जब आपके पास पावर होता है ना, तब आप बार्गेनिंग की स्थिति में बहुत अच्छे पोजीशन पर होते हैं। भारत के पास जब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, तब अमेरिका के साथ वो डील करने में ना बैकफुट पर रहता था कि यार हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो जैसा अमेरिका कह रहा है हमें सुनना पड़ेगा। लेकिन अब तो हमारे पास है, एटॉमिक बम है, अब बताओ क्या करना है, क्या सैंक्शन लगाओगे तुम? पहले क्लिंटन से बात हुई इस मसले पे अमेरिका से, उसके बाद बुश आया, बुश से बात हुई। 21 फैसलों पर भारत और अमेरिका सहमत हुआ। वाजपेयी ने कहा कि देखिए 5 एटॉमिक टेस्ट हमने करके दुनिया को बता दिया कि हमारे पास भी क्षमता है, इसके आगे हम कोई भी एटॉमिक टेस्ट नहीं कर रहे। आप ये लिख के ले लीजिए, भारत को जो बताना था भारत ने बता दिया, अब आगे आप देख लीजिए। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एटॉमिक हथियार रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका प्रयोग ऐसे नहीं कर देंगे किसी भी देश पे। वाजपेयी जी ने काम क्यों करेंगे? जब तक कोई हम पे वार नहीं करेगा, हमें आंख नहीं दिखाएगा, हम क्यों करेंगे? अमेरिका मान गया, और इसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स जिन्होंने भारत में सैंक्शन लगा रखे थे, उन्होंने सारे सैंक्शंस को वेव ऑफ कर दिया, हटा दिया। सोचिए, जब आप इस पोजीशन में होते हो ना कि आप बार्गेन कर सकते हो, तब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबको बैकफुट पे जाना पड़ता है। भारत के पास उस वक्त नहीं था एटम बम, तो सैंक्शन लगा दिए गए। भारत ने बना लिया, तमाम दबाव, तमाम आर्थिक मजबूरियों के बावजूद, सारे देश खिलाफ थे इसके, तब भी भारत ने बना लिया। तो आज भारत फ्रंट फुट पे आके खेल रहा था और सारे कंट्रीज बैकफुट पर थे, उन्हें मानना पड़ रहा था जो भारत कह रहा था। और करतब देखिए, भारत के टेस्ट करने के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भी एटॉमिक टेस्ट कर दिया। तो सोचिए, अगर भारत एटॉमिक टेस्ट नहीं करता तो पाकिस्तान के साथ बात करने की स्थिति में कैसे होता भारत? क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ दिनों बाद कर देता है एटॉमिक टेस्ट। तो ये वो पूरी कहानी है। और आज ये स्थिति है कि जिस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स ने भारत पर बैन किया था, सैंक्शंस लगाए थे, आज भारत उसी का मेंबर बनने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुमने हमें सैंक्शन लगाया था ना, हमने बैन किया था ना, आज हम तुम्हारा ही मेंबर बनेंगे, क्योंकि आज हम उस स्थिति में है कि आज हम तुम्हारे मेंबर बन सकते हैं। पूरा प्रयास कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत उसका मेंबर बन जाए। तमाम सैंक्शंस के बावजूद, दबावों के बावजूद भारत उठ खड़ा हुआ और खुद की मदद से, अपने बलबूते इस पोजीशन को हासिल किया कि भारत एक न्यूक्लियर देश है।
न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है और तुम आंख दिखाकर हमसे बात नहीं कर सकते हो। और इसको हासिल करने में जितना परिश्रम लगा है भारत का, आप खुद उसके गवाह हैं। जितना हमने आपको बताया कि किन किन स्थिति से, किन किन परिस्थिति से भारत गुजर के गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे शेयर करें, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं कि हम और आगे किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। कमेंट में लिखें, आप सबके लिए कमेंट ओपन है। और इस वीडियो को अपनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि भारत का जो परिश्रम है न्यूक्लियर पावर बनने में, वो लोगों को पता चल सके। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। प्रणाम।